हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी पाठशाला मस्ती की पाठशाला, जहां पे होगी थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारे पढ़ाई। एज प्रोमिस्ड, मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ 69 आउट ऑफ 70 सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। ऑलराइट, सो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उसका मैं एक छोटा सा रिकैप आप लोगों को बता देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में कि हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं। छोटा सा रिकैप बताता हूं। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे अबाउट सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस, राइट? हम लोग पढ़े थे अबाउट सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस। एंड इन इंटरफेरेंस जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया था नेट एम्पलीट्यूड, और हम लोग किसका वैल्यू निकाले थे? नेट इंटेंसिटी का वैल्यू। और नेट एम्पलीट्यूड का वैल्यू आया था 2a इंटू कॉस 5/2, ऐसा आया था। और आई नेट आया था 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। इसमें से हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाले थे और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाले थे। मैक्सिमम इंटेंसिटी आया था 4 इंटू I0, और उसके लिए कंडीशन था कि जो फेज डिफरेंस है वो 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे ही है। तो उसके लिए जो पाथ डिफरेंस का वैल्यू आया था वो आया था n लैम्बडा, अगर आपको याद हो। और I मिनिमम तब आता था जब इंटेंसिटी हो जाता था 0, और इसके लिए जो फाई होते थे वो होते थे पाई, 3 पाई, 5 पाई, लाइक दैट। तो यहां से हमारा जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आता था वो कितना आता था? 2n+1 lambda by 2. तो this one is known as constructive interference and this is known as destructive interference, right? इतना हम लोग पढ़ चुके थे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आता है, मिनिमम इंटेंसिटी कब आता है, और ये सारे काम तब होता था इंटरफेरेंस व्हेन वी डूइंग फॉर कोहेरेंट सोर्सेस, राइट? हम कोहेरेंट सोर्सेस चूज करते थे। कोहेरेंट सोर्सेस मतलब जिनका फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। या हम लोग सब डिस्कशन कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। डेल्टा फाई मतलब फेज डिफरेंस टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये सब हम पढ़ चुके थे जब हमारा इनिशियली दो सोर्सेस होते थे, हमारा S1 और S2, और इसमें से हमारा यहां और यहां जो आने वाले डिस्प्लेसमेंट होते थे Y1 वो होता था A cos ओमेगा t माइनस kx, ये होता था kx1 अगर ये डिस्टेंस हुआ x1, और y2 होता था a cos ओमेगा t माइनस kx2 प्लस 5। अगर 5 हुआ तो 5 0 हो गया तो 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग दो सोर्सेस की वजह से क्या नेट एम्पलीट्यूड, नेट इंटेंसिटी आएगा, मैक्सिमा कब आएगा उसका कंडीशन क्या है, और मिनिमा कब आएगा उसका कंडीशन क्या है। यहां पे मैं आपको दो एक्स्ट्रा चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो कि मैं लास्ट क्लास में बता नहीं पाया था। दो एक्स्ट्रा चीजें। पहला चीज है, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी अलग अलग हुआ, जैसे यहां पे इसका एम्पलीट्यूड था A और था A, इसलिए I0 हम लोग इनिशियल इंटेंसिटी बोल देते थे, है ना? इंडिविजुअल इंटेंसिटी या फिर इनिशियल इंटेंसिटी इतना लिखते थे। बट व्हाट इफ the intensity of two sources are different? Suppose different amplitude हो गया, different amplitude मतलब एक का amplitude हो गया A1 और दूसरे का amplitude हो गया A2। then in that case हम लोग जो net amplitude find out करेंगे that we will find through vector addition, that is A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos 5। ऑलराइट, हम लोग ऐसे करेंगे। मेरी बात क्लियर है? सो 2A1 A2 cos 5 के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे नेट एम्पलीट्यूड पाने के लिए। उसी तरह अगर मैं नेट एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना चाहूं I नेट, तो ये आ जाएगा कितना ना, ये इधर आ जाएगा एक्चुअली √I0 और ये रूट हट जाएगा, तो इधर आएगा √I1 प्लस √I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos 5, राइट? ये आ जाएगा हमारा नेट इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का। तो देयरफॉर यहां से हम जो मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलेंगे कितना बोल सकते हैं?
that is going to be root I1 plus root I2, that is going to be maximum intensity. और minimum intensity क्या है? Minimum intensity is going to be root I1 minus root I2, इसका whole square और इसका whole square. So this is going to be our, sorry, this is not going to be root I1, excuse me. ये जो है ये रूट I1 है, I1 और I2 है, I1 और I2 टू रूट I1. ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसके लिए? नेट इंटेंसिटी, नेट एम्पलीट्यूड व्हेन डिफरेंट एम्पलीट्यूड. तो डिफरेंट I1 का इंटेंसिटी हो जाएगा I1, A2 का इंटेंसिटी हो जाएगा I2. तो अगर हमारा ऐसे दो सोर्सेस मिले जिनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इसका मतलब उनका इंटेंसिटी भी डिफरेंट होगा. इन दैट केस ऑल्सो अगर हमें फेज डिफरेंस पता है तो हम लोग नेट एम्पलीट्यूड एंड नेट इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट इज द वेक्टर एडिशन. ऑल माय पॉइंट. सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, जो मैं लास्ट क्लास में आपको नहीं बताया था. ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद होने चाहिए कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी फॉर्मूला इफ द इनिशियल इंटेंसिटीज आर I1 एंड I2 व्हिच आर डिफरेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट ये कंडीशंस हमें याद रहने चाहिए. ये कंडीशंस को हम लोग यूज करेंगे पढ़ने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कि है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं. इसी से हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी न्यूमेरिकल. ऑलराइट, इसका डेरिवेशन न्यूमेरिकल दोनों होते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में. तो डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, इसीलिए इस वाले टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है. मैं अच्छे से एनिमेशन करके आपको समझाऊंगा कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था. अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब बताया गया था वो बनाया गया था टू स्टडी द इंटरफेरेंस पैटर्न. टू स्टडी द इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट, इंटरफेरेंस पैटर्न. अच्छा, इंटरफेरेंस पैटर्न हमें अगर पढ़ना है, स्टडी करना है, उसको देखना है, तो पहले तो बनना पड़ेगा ना. इंटरफेरेंस पैटर्न पहले बनना पड़ेगा. तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए 2 कंडीशन नेसेसरी थे. याद करो क्या क्या थे. एक था मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए और दूसरा था हमारा क्या होना चाहिए ना, कोहेरेंट होने चाहिए. क्या होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेस. तो यंग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट में उनको मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ 1 लैम्बडा है ना, सिंगल वेवलेंथ वो तो मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं. वो सिंगल कलर का, येलो कलर का लाइट यूज कर लिए थे. बट कोहेरेंट सोर्सेस उनको प्रोड्यूस करना दिक्कत हो रहा था, राइट. कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करना दिक्कत होता है. दैट इज व्हाई ही यूज्ड ए मेथड. वो कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करने के लिए एक मेथड यूज किए, जिसको वो मेथड को नाम दिए लॉकिंग इन फेज, है ना. वो मेथड को नाम क्या दिया गया? लॉकिंग इन फेज. क्या होता है ये समझ लेते हैं. पहले थोड़ा सेटअप समझते हैं. इसका सेटअप है ना, इसका सेटअप कैसा है, ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे इस सेटअप को समझते हैं, तब हम समझेंगे कि कोहेरेंट सोर्सेस कैसे प्रोड्यूस किए. क्योंकि अगर नॉर्मली मैं मार्केट से बल्ब खरीद के ले आऊं, इधर एक बल्ब इधर एक बल्ब, तो ये दोनों इनकोहेरेंट सोर्सेस बन जाएंगे. अगर इनकोहेरेंट सोर्सेस बन गया तो हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा, जबकि इंटरफेरेंस हो रहा होगा, बट कंटिन्यूअसली फेज डिफरेंस चेंज होने की वजह से अलग अलग इंटेंसिटी एक ही जगह प्रोड्यूस हो रहे होंगे. इसीलिए हमें अलग से इंटेंसिटी पैटर्न जो अलग अलग आता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का पैटर्न, वो हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा. इसीलिए हमें पहले कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करना था. तो थोड़ा सेटअप देखते हैं. पहले वो क्या किए, एक सिंगल सोर्स ले लिया, राइट, दिस इज द सोर्स. एक सिंगल सोर्स ले ली. अब इस सोर्स में से क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा. उसको क्या करा है ना, एक सिंगल स्लिट से पास करा है. देख लो यहाँ पे सिंगल स्लिट. एक स्लिट मतलब ऐसे एक लाइन काट दो, मान लो, देख रहे हो ना, पर्दा में एक स्लिट बना हुआ है. एक सिंगल स्लिट से पास करा है. उसके आगे एक डबल स्लिट रखे, मतलब 2 स्लिट बना दिए. ये 1 S1, ये बन गया S2. ठीक है, 2 स्लिट बना दिए ऐसे, S1 और S2. अब क्या होगा ना, सोर्स में से लाइट निकलेगा, उसके आगे रखे हम लोग एक स्क्रीन.
मेरी बात समझ में आ रहा है? पहले रखे सोर्स के सामने रखे एक सिंगल स्लिट, उसके सामने रखे एक डबल स्लिट, उसके सामने रखे एक स्क्रीन जिसके ऊपर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है। अब क्या होगा, देख देख देख, समझ में आया कुछ? अच्छे से देख फिर से। सोर्स में से निकलेगा लाइट, पहले पास करेगा सिंगल स्लिट से, फिर उस सिंगल स्लिट से पास करने के बाद फिर डबल स्लिट से दो बन जाएगा, और फिर वो दो जाके स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस करेंगे, और उस इंटरफेरेंस की वजह से हमें कहीं पे कंस्ट्रक्टिव और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आया? सोर्स में से निकला लाइट, पास किया सिंगल स्लिट, देन डबल स्लिट, और वो डबल स्लिट से निकलने के बाद जो जाके बना स्क्रीन के ऊपर दो लाइट मिलके वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिया। अब ये जो लॉकिंग इन फेज है ना, ये जो लॉकिंग इन फेज लिखा है मैंने, ये लॉकिंग इन फेज क्या है ना, यही कि प्रोड्यूसिंग टू सोर्सेस फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, प्रोड्यूसिंग टू सोर्सेस फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, टू सोर्सेस फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, लॉकिंग इन फेज। समझ में आया? तो ये हो गया मेरा मेन सोर्स एस, जिसको सिंगल स्लिट से पास कराया, फिर एस और एस वन बन गए, तो ये दोनों एस वन और एस टू, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे एक स्लिट, यहाँ पे और एक स्लिट, एस वन, ये दिस इज एस वन एंड दिस इज एस टू, ये दोनों मेरा अभी सोर्स बन गया, जहां से लाइट निकल के यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा, हियर इट इज माई इंटरफेरेंस पैटर्न, दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरह से वो कुछ सेटअप बनाए थे, सोर्स उसको से लाइट पास कराए सिंगल स्लिट से, वो सिंगल स्लिट के सामने रख दिया डबल स्लिट, वो डबल स्लिट इसीलिए रखे कि एक सोर्स से दो सोर्स अगर बन गए, एक और दो, तो एक ही सोर्स से दो बन रहे, मतलब उन दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम। यहां पे S1 एंड S2 आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, एक ही सोर्स से प्रोड्यूस हुए, हेंस दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, हेंस दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी, राइट। और अगर दो सोर्स का सेम फ्रीक्वेंसी होता है तो हम उन दोनों को कैसा बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। कैसा बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ गया? तो दिस इज द वे हाउ ही प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेस फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, एंड दिस मेथड इज लॉकिंग इन फेज, दो सोर्स को एक ही फेज में लॉक करना। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन और इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स क्या था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी बात है कि पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज कहां पे आएंगे, कैसे आएंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। कैसा सेटअप हुआ है देख लेते हैं। सोर्स है, सोर्स में से सामने क्या रखे हैं, सिंगल स्लिट, फिर डबल स्लिट हो गया डायरेक्टली, दिस इज द डबल स्लिट, है ना, दिस इज डायरेक्टली द डबल स्लिट, डायरेक्टली दिस इज द डबल स्लिट, ठीक है। अब उसके सामने क्या रख दिए, स्क्रीन, है ना, ये मेरा क्या है, दिस इज माई स्क्रीन, ओके। अब क्या होगा, लाइट निकला, यहाँ पे ये दो सोर्सेस बन गए, S1 और S2, दो स्लिट, दो सोर्स बन गए जो कि एक ही सोर्स S से बने हैं। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद क्या हुआ ना, S1 और S2 से लाइट निकले और वो आके पॉइंट P पे मीट किए, तो पॉइंट P पे पूरे स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। ये सपोज मिड पॉइंट है O, और वहां से मैं ड्रॉ करता हूं Y डिस्टेंस, मतलब मैं बोल रहा हूं कि S1 और S2 से निकलने वाला लाइट जो है वो जाके कोई भी पॉइंट P में मीट कर रहे हैं। अब मैं देखूंगा कि पॉइंट P जो है वो अगर सेंटर से Y डिस्टेंस पे है तो P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस Y का कौन सा वैल्यू के लिए होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस Y का कौन सा वैल्यू के लिए होगा। क्या मेरी बात समझ में आया? मैं बोल रहा हूं कि S1 से गया लाइट, S1 से ये वाला लाइट गया, S2 से ये वाला लाइट गया, दोनों आके P पे मिले जो कि Y डिस्टेंस पे है। अब ये P पे ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होगा कि डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होगा। ब्राइट मतलब तब प्रोड्यूस होगा जब कंस्ट्रक्टिव होगा, डार्क तब प्रोड्यूस होगा जब डिस्ट्रक्टिव होगा। तो अगर Y का कितना वैल्यू के लिए यहाँ पे डार्क हो सकता है, Y का कितना वैल्यू के लिए यहाँ पे ब्राइट हो सकता है, वो वाला डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं दो लाइन ऊपर और नीचे पैरेलल ड्रॉ कर दिया और पॉइंट मार्क कर दिया O1 और O2, है ना। अब अच्छे से हम लोग समझते हैं।
S1 से जो लाइट निकला वो कितना ट्रेवल किया, P, राइट। मतलब मैं बोल सकता हूं कि पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम S1, पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम S1 कितना है, वो है S1P। और सिमिलरली पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम S2, S2 से जो निकला वो P तक जाके पहुंचने के लिए वो कितना पाथ ट्रेवल किया, S2P ट्रेवल किया। देयरफॉर पाथ डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, पाथ डिफरेंस कितना प्रोड्यूस हुआ देखते हैं, डेल्टा एक्स दैट इज H2P माइनस S1। अब मुझे पहले ये पाथ डिफरेंस का वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा विद द कंडीशंस जो हमें पता है ना। तो पहले पाथ डिफरेंस ढूंढते, पाथ डिफरेंस मतलब किसका वैल्यू ढूंढना है, H2P माइनस S1P का। चलिए पहले देखते हैं, ये डिस्टेंस D है, D को यहाँ पे स्लिट विड्थ बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दिस स्मॉल d इज नोन एज स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ, ठीक है। मतलब दोनों स्लिट के बीच में डिस्टेंस कितना है, स्लिट विड्थ बोलते हैं। तो ये दोनों मिड पॉइंट हो गया, तो d/2 हो जाएगा, ओके। जो स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस है वो है कैपिटल D, याद रखें, कैपिटल D इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, ठीक है। अब हम लोग इसमें से एक एक ट्राइंगल देखते हैं। पहला ट्राइंगल कौन सा देखे, देख लो आप लोग फिर से, ये नीचे वाला जो रेड कलर बन गया अभी, फ्रॉम ट्राइंगल H2O2P, अच्छे से देखे, H2O2P, ये कितना है D, और ये पूरा कितना है, ये है Y और ये है d/2। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस ये कितना बन जाएगा, Y प्लस d/2 बन जाएगा। और ये जो छोटा डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, Y माइनस d/2 बन जाएगा, है ना। देख लो क्योंकि ये पूरा Y है और ये d/2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल H2O2 में H2P का स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, H2P का स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर प्लस दिस इज Y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट ट्राइंगल देखो, ऊपर वाला ट्राइंगल S1O1P, है ना, ये ऊपर वाला जो रेड हो गया अभी, S1O1P, ऊपर वाले ट्राइंगल में S1P का स्क्वायर निकाल सकता हूं फिर से, दिस विल बी नीचे D का स्क्वायर प्लस दिस इज Y माइनस d/2, उसका स्क्वायर। अब अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर दूं, है ना, माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं, क्या आ जाएगा इधर, एक मिनट, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर हम माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, H2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस Y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट दे देते हैं, Y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, राइट। इसको अगर सॉल्व करो तो इधर से D स्क्वायर और D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा Y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस Y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और इस साइड हमारा बचेगा H2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, राइट। अब अगर हमें एक्चुअली में चाहिए H2P माइनस S1P, है ना, हमें चाहिए ये, तो कैसे निकालेंगे, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, H2P 1P इंटू H2P माइनस S1P इक्वल्स टू, इस साइड दिस इज A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर इज 4 इंटू A इंटू B, राइट। सो इधर आ जाएगा H2P S1P, और ये हमारा पाथ डिफरेंस आ जाएगा दैट इज डेल्टा एक्स, जो कि यहाँ पे लिखे हैं, दिस इज इक्वल टू 2y स्मॉल d। अब अच्छे सर ये प्लस है, अब अच्छे से समझते हैं, अगर ये कैपिटल D, इफ कैपिटल D इज फार फार ग्रेटर देन y, मतलब ये कैपिटल D जो है स्क्रीन बहुत डिस्टेंस में, तो सोचो कैसा दिखेगा, ये बहुत छोटा है और ये बहुत डिस्टेंस में, तो ये जो दोनों हैं ये ऑलमोस्ट D के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, S1P और P को ऑलमोस्ट इक्वल टू D लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू D लिख सकते हैं। तो डाल दो यहाँ पे, देयरफॉर ये D प्लस D बन जाएगा 2D इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2y स्मॉल d,
तो 2 कैंसल हो गया, तो देयरफॉर डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आया, डेल्टा एक्स का वैल्यू आया y इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड y, है ना। अब अगर अलग अलग पाथ डिफरेंस होगा तो y का अलग अलग वैल्यू होगा। अब हम देखेंगे कि कौन सा पाथ डिफरेंस में कौन सा y का वैल्यू आता है, जहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर जहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा। क्या मेरी बात समझ में आया? आई होप कि ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। यही पूछता है कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे होता है। चलिए, पहले आएगा पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस के पोजीशन कहां कहां आएंगे? अच्छा, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डेल्टा एक्स का कंडीशन क्या होता था, याद करिए। एक डेल्टा एक्स होता था एन लैम्बडा, राइट। डेल्टा एक्स का वैल्यू होता था एन लैम्बडा, ये डेल्टा एक्स है, दिस इज डेल्टा एक्स, जो कि वैल्यू आया y d बाई डी इक्वल्स टू एन लैम्बडा। एन का वैल्यू 0 1 2 3, तो y का वैल्यू क्या आ गया, एन लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी। दीज आर द पोजिशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, दीज आर द पोजिशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजिशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज। क्योंकि ब्राइट फ्रिंज वहां पे होता है जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, राइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, एन इंटू लैम्बडा। तो एन इंटू लैम्बडा होना चाहिए y d बाई डी, देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ गया, एन लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो कौन सा पोजीशन, सबसे पहले 0, सबसे पहले आएगा 0, उसके बाद आएगा लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये जो सबसे पहले 0 आएगा, एक मिनट, ये जो सबसे पहले 0 में जो वाला मैक्सिमा आएगा, ये 0 वाला मैक्सिमा है ना, ये जो 0 वाला मैक्सिमा, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे इसको, जो y इक्वल टू 0 पे आएगा। उसके बाद जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग फास्ट मैक्सिमा या फास्ट ब्राइट फ्रिंज, फास्ट मैक्सिमा या फिर फास्ट ब्राइट फ्रिंज, राइट, ये भी फास्ट ब्राइट फ्रिंज। उसी तरह इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड मैक्सिमा या फिर सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। तो ये वो पोजीशन है जो कि स्क्रीन के ऊपर सेंटर से दूर में अपीयर होंगे, सेंटर से 0 दूर, मतलब सेंटर पे होगा, इसलिए सेंट्रल। y1 मतलब सेंटर के बाद फास्ट, सेंटर से d लैम्बडा बाई डी दूर पे फास्ट मैक्सिमा होगा। मैं आपको इलस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। उसी तरह हम लोग पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस लिख लेते हैं। डार्क फ्रिंजेस का पोजीशन अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, डार्क फ्रिंजेस का पोजीशन देख लो। डार्क फ्रिंजेस के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए ना, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या था, डेल्टा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, यही कंडीशन था हमारा, राइट। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर इतना हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, तो हमें ऑलरेडी मिला है कि डी, दिस इंप्लाइज y का जो वैल्यू आएगा ये, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, ऑफ डार्क फ्रिंजेस। कहां का डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होगा, ये उसका पोजीशन है। n का वैल्यू डाल दो, n का वैल्यू 0 डालोगे तो ये आएगा, तो ये बन जाएगा मेरा फास्ट मिनिमा, फास्ट मिनिमा, ये बन जाएगा मेरा फास्ट मिनिमा। क्लियर है, बन जाएगा फास्ट मिनिमा या फिर डार्क फ्रिंज, फास्ट मिनिमा या फिर फास्ट डार्क फ्रिंज। ये बन जाएगा मेरा सेकेंड, ये बन जाएगा मेरा थर्ड। यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब हमें nth मैक्सिमा निकालना होगा, nth मैक्सिमा जब निकालना होगा या फिर nth ब्राइट फ्रिंज जब निकालना होगा, nth ब्राइट फ्रिंज जब निकालना होगा, तब हम क्या करेंगे ना, y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे n लैम्बडा कैपिटल d बाई स्मॉल डी। बट अगर हमें nth मिनिमा चाहिए, nth मिनिमा या फिर nth डार्क फ्रिंज चाहिए, अच्छे से समझना, हम लोग y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू इक्वेशन ये होता है ना, इसमें हम लोग पुट करेंगे n इक्वल्स टू -1, तो 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 होल इंटू लैम्बडा कैपिटल डी बाई n माइनस 1 पुट करेंगे अगर हमें nth मिनिमा चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो थर्ड मिनिमा के लिए n इक्वल्स टू 2 हो रहा है, तो अगर तुम्हें nth मिनिमा कभी निकालना होगा तो हम लोग n माइनस 1 का वैल्यू क्या निकालेंगे,
2n-1 पुट करेंगे। जैसे कि मेरी बात समझ में आ गया? तो ये हम लोगों को याद करना है कि पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज का कंडीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन क्या है, और जो भी y के वैल्यूज आ रहे हैं वो y के वैल्यू कहां से कहां आ रहे हैं, हमारे y का वैल्यू आ रहा है सेंटर से लेकर कितना हाइट ऊपर में दिखाई देगा। क्या मेरी बात क्लियर है? थोड़ा इसको हम लोग पिक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। सपोज ये, तो ये जो पोर्शन बन गया, ये पोर्शन, ये मेरा बन गया सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा? सेंट्रल मैक्सिमा। अब अगर मैं यहां से डिस्टेंस ड्रॉ करूं, जैसे कि मान लो कि मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, ये इसका मिडिल ये वाला होगा, राइट, ये होगा। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना? लैम्बडा कैपिटल D बाई 2D। तो ये मेरा क्या बन जाएगा यहां पे? दिस इज माई फास्ट मिनिमा, फास्ट मिनिमा। इसका सेंटर ये है, बीच वाला आएगा इसका सेंटर, दूसरे लाइन में ड्रॉ करता हूं, इसका सेंटर यहां पे आएगा बीच में, राइट। ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा फास्ट मैक्सिमा, राइट, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद यहां पे मेरा क्या आ जाएगा? यहां पे मेरा आ जाएगा सेकेंड मिनिमा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम दिखाई देंगे। फिर यहां पे आ जाएगा मेरा सेकेंड मैक्सिमा, राइट, ये आ जाएगा मेरा सेकेंड मैक्सिमा। समझ सकते हो तुम, है ना? सो इस तरह से सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल, फिर ये फास्ट मिनिमा, ये फास्ट मैक्सिमा, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा, दिस इज सेकेंड मिनिमा। इस तरह से हमारे पैटर्न्स आएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो अगर ये जो डिस्टेंस है यहां से पहला वाला यहां तक, है ना, यहां तक, ये होगा लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। आप देख सकते हो, है ना, ये पहला फास्ट मिनिमा आएगा यहाँ पे, फास्ट मैक्सिमा आएगा यहाँ पे, फिर सेकेंड मैक्सिमा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जो बात है वो ये है कि शेप, जो फ्रिंज दिखाई देंगे वो फ्रिंज के शेप क्या होंगे? शेप ऑफ द फ्रिंजेस, शेप ऑफ द फ्रिंजेस, शेप ऑफ द फ्रिंजेस क्या होंगे ना? आपके एनसीईआरटी के हिसाब से जो शेप होते हैं वो हाइपराबोला होते हैं। क्या होता है? हाइपराबोला, हाइपराबोला, हाइपराबोला होता है। बट जैसे कि आप देख सकते हो, फिगर में देख सकते हो, यहां पे D का वैल्यू बहुत छोटा है। ये वाला है स्मॉल d के लिए, और ये वाला है थोड़ा सा ज्यादा, है ना, लार्ज D के लिए, लार्ज कैपिटल D, और सॉरी लार्ज स्मॉल d के लिए। ठीक है, ये दोनों केस में जब हमारा D का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है या लार्ज होता है, उसी हिसाब से अलग अलग दिखते हैं। तो अगर वेरी लार्ज, अब स्क्रीन का डिस्टेंस कर दे, वेरी लार्ज कैपिटल D फॉर वेरी कैपिटल D, जो हमारे फ्रिंजेस है वो स्ट्रेट अपीयर होते हैं। फ्रिंजेस अपीयर टू बी स्ट्रेट। ये आपको याद रखना है कि शेप ऑफ द फ्रिंजेस क्या होते हैं ना। रियलिटी में शेप ऑफ द फ्रिंजेस जो है वो तो हाइपराबोला है ही, बट हमें वो स्ट्रेट अपीयर हो जाते हैं। कब स्ट्रेट अपीयर होते हैं ना? जब हम लोग D का वैल्यू ज्यादा कर देते हैं। यहाँ पे स्मॉल d इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल D, मतलब D यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज है, यहाँ पे कंपेरेबल है ना। तो ये सब केस में हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। क्या क्लियर है मेरी बात बच्चों? अच्छे समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करें ना? हम लोग पढ़े कि हम अगर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ आएंगे ना, ये पोजीशंस में आएंगे सब, है ना। ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, y का वैल्यू सेंटर से इतना इतना दूर पे क्या दिखाई देंगे? ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देंगे, और सेंटर से ये दूरी पे क्या दिखाई देंगे? डार्क फ्रिंजेस दिखाई देंगे। तो उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं, कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? अब बात यह कि अगर हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस को मेजर करें, तो हम लोग उसको किससे बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, राइट, फ्रिंज विड्थ, या फिर उसको बीटा से लिखते हैं, राइट, फ्रिंज विड्थ या फिर उसको बीटा से लिखते हैं। ये क्या होता है फ्रिंज विड्थ बीटा ना? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू
any two consecutive dark fringe और ब्राइट फ्रिंज, मतलब भी दो डार्क फ्रिंज ले लो या ब्राइट फ्रिंज ले लो और उनके बीच में क्या निकाल दो, डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि nth और n-1 ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए, ये दोनों कैसा हो गए, कॉन्जिक्यूटिव। तो मुझे nth और n-1 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। देख लो, nth लिख दिया, y nth हो जाएगा 2n+1 d/2 और ये हो जाएगा yn-1, है ना। तो बीटा निकाला जो इनके बीच में डिस्टेंस, तो वो कितना आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया हमारा लैम्ब्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन YDAC। YDAC में जो फ्रिंज विड्थ आता है, सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस, वो कितना आता है ना, वो कुछ इस तरह से आता है कि हम लोग लैम्ब्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब सोचो कि हम लोग फ्रिंज विड्थ को चेंज कैसे करेंगे, है ना। फ्रिंज विड्थ चेंजेस, फ्रिंज विड्थ चेंज भी होता है, कैसे देखते हैं। फ्रिंज विड्थ चेंजेस कैसे चेंज होता है देखते हैं ना। बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D। इसका मतलब अगर हम सेपरेशन इंक्रीज करेंगे, अगर हम सेपरेशन ऑफ स्क्रीन का जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करेंगे तो हमारा फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम बीटा इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d, मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, दो स्लिट के बीच में डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो बीटा डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और बचा लैम्ब्डा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा, मतलब हायर वेवलेंथ, जैसे कि हायर वेवलेंथ कलर कौन है, रेड कलर मींस मोर बीटा। लोअर वेवलेंथ मतलब कौन है, ब्लू मतलब हो जाएगा लेस बीटा। इसका मतलब अगर हम अलग अलग कलर के लाइट यूज करते हैं, डिफरेंट कलर लाइट, तो हमारा बीटा भी क्या होगा, डिफरेंट। मतलब फ्रिंज के बीच में अलग अलग डिस्टेंसेस हमें दिखाई देंगे अगर हम अलग अलग कलर के लाइट यूज करेंगे। पहले रेड कलर के लाइट यूज करो तो स्पेसिंग कुछ और दिखाई देगा, फिर ब्लू कलर यूज कर लो तो कुछ और दिखाई देगा। तो इस तरह से फ्रिंज विड्थ चेंज होता है, फ्रिंज का स्पेसिंग चेंज होता है, बट फ्रिंज का शेप हमेशा हाइपराबोला होता है। अगर हम डी का वैल्यू बहुत ज्यादा रख दे तो वो हमें कभी कभी स्ट्रेट नजर आते। फ्रिंज विड्थ के बारे में पूरा क्लैरिटी आ गया बच्चों। अब बात है कि हम जो इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़े उसमें क्या फ्रिंज हुआ ना, ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस हुआ जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आया, और उसका जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमम वो कितना था, 4। मतलब सारे ब्राइट फ्रिंज जो है उनका सेम इंटेंसिटी है, कितना, 4I0। और सारे जो डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस हुए वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से प्रोड्यूस हुए होंगे, और उनका जो इंटेंसिटी होगा वो मिनिमम होगा, और वो कितना होगा, 0। तो मिनिमम इंटेंसिटी 0। तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं किसके बीच में, इंटेंसिटी और y के बीच में, तो हमारा सेंटर पे यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, देख लो हमारा सेंटर पे y का वैल्यू 0, कहां पे, सेंटर पे, ये सेंटर, यहां पे प्रोड्यूस होगा मैक्सिमा, राइट। यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहां पे मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा। उसके बाद जैसे ही जाएंगे इधर मिनिमा और इधर मिनिमा प्रोड्यूस होगा, लेकिन हर एक मैक्सिमा का इंटेंसिटी होगा 4I0 और हर एक मिनिमा का इंटेंसिटी होगा 0। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, देख सकते हो, समझ गए। ये मैक्सिमा मतलब ये वाला वैल्यू कितना होगा, 4, और ये सब 0, ये y इक्वल टू 0 में हुआ। नेक्स्ट मैक्सिमा हमारा जो प्रोड्यूस हुआ है वो कहां पे हुआ होगा, y इक्वल्स टू लैम्ब्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d में। उसके बाद वाला मैक्सिमा जो प्रोड्यूस हुआ होगा वो कहां पे हुआ होगा, 2 लैम्ब्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d में। उसी तरह मिनिमा के वैल्यू भी लिख सकता हूं, है ना। तो ये हो गया मेरा y और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ, और दिस इज नोन एज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ इंटरफेरेंस।
बिकॉज हर एक मैक्सिमा और हर एक मिनिमा में, हर एक ब्राइट फ्रिंज और हर एक डार्क फ्रिंज में हमें इक्वल इंटेंसिटी दिखाई देता है. इन मैक्सिमा इट इज 4I0 एंड इन मिनिमा इट इज I0. तो इसीलिए जो भी पोजीशंस दिखाई दिए y के लैम्बडा डी बाई डी पे मैक्सिमा दैट इज 4I0 एंड बाकी लैम्बडा डी बाई 2d पे मिनिमा दैट इज 0, इस तरह से हमें दिखाई देंगे. क्या मेरी बात क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी एंड YDSC एक्सपेरिमेंट. क्लियर है? चलिए, तो अभी इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स बेसिकली, जो कि जनरली आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं. और ये जो है ये तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो बोर्ड में पूछे जाते हैं. और बोर्ड में जो पूछे जाते हैं वो सब डेरिवेशन के साथ पूछे जाते हैं, ताकि आप 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बन जाए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. आप अगर अच्छे से सब कुछ समझ गए हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, आप सीधे स्क्रीन को पॉज करिए, सारे क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कर लीजिए. अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोल्यूशन देख लीजिए. इन यंग्स एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्लिट्स 0.2 सेंटीमीटर अपार्ट. इसका मतलब स्मॉल डी का वैल्यू दिया है 0.2 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट कर दो भाई साहब, 0.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, रेड कलर गंदा दिख रहा होगा, है ना. डी का वैल्यू दिया हुआ है 1. ओके, उसके बाद आर इल्यूमिनेटेड बाय येलो लाइट. येलो लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्बडा, इसीलिए येलो किया था 5896 एंगस्ट्रॉम. दैट मीन्स 5896 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. What would be the fringe width on a screen placed 1 meter from the plane sheets? Screen is placed at 1 meter, मतलब कैपिटल डी हो गया 1 मीटर. क्या पूछा है? फ्रिंज विड्थ, राइट. फ्रिंज विड्थ, हाँ हमें पूछा है फ्रिंज विड्थ. का फॉर्मूला क्या आया था? बीटा दैट इज लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. वैल्यू डाल देते हैं 5896 इंटू 10⁻10. लैम्बडा कैपिटल डी इज 1 बाई स्मॉल डी इज 0.2 इंटू 10, राइट. इसको सॉल्व कर देते हैं. ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3, ये ऊपर चला जाएगा और ये 10 है तो -7 हो जाएगा. सो इट विल बी 10⁻7. और ये हो जाएगा 5896 बाई 2 इंटू, इसको डिवाइड करते हैं 2 2 2 जा 4, 1 18 18 2 9 जा, फिर 9 मतलब 2 4 जा 8 1628 जा इंटू 10⁻7, राइट. बीटा इक्वल्स टू, ठीक है. तो अगर हम इसको -6 करना चाहेंगे तो यहाँ पे और एक 10 मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 294.8 माइक्रोमीटर. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्या मेरी बात समझ में आया? वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है. खाली डोंट फॉरगेट टू यूज द प्रॉपर यूनिट्स, है ना. कहीं पे सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू लुक आफ्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन YDSC इज I0. फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफियरिंग बीम्स इज π/3. ओके, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन YDSC इज I0, राइट. हमें क्या पता है ना, फॉर इंटरफेरेंस, अच्छे से लिखते हैं, फॉर इंटरफेरेंस वी नो, है ना. दिस इज व्हाट वी नो फॉर इंटरफेरेंस जो I का वैल्यू आता है वो कितना आता है? वो आता है I मैक्स, एक्चुअली में आता है I इक्वल्स टू 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2. बट ये 4I0 क्या है? यही तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है. तो I मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, राइट. ये वैल्यू दिया है I मैक्स का I0, तो I का वैल्यू क्या हो गया? I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2. यहाँ पे फाई जो है ना, फाई है हमारा फेज डिफरेंस. फाई क्या है हमारा? फेज डिफरेंस. अच्छा, क्या बोले? द फेज डिफरेंस इज π/3, तो डाल दो देयरफॉर cos स्क्वायर 5/2. 5/2 इज π/3 मीन 60. 60/2 इज 30 डिग्री, दैट इज π/6. cos 30 इज √3/2 and √3/2 होल स्क्वायर, तो 3/2. It is going to be 3I0/4. So the intensity at the point where phase difference is π/3 is 3I0/4. In the second question, the path difference is given. That means delta x is given. How much? Delta x is given λ/4. We know what we know. We know
that phase difference equals to 2 pi by lambda into path difference. Path difference is given to us. How much? Path difference is lambda by 4. So put lambda by 4 here. So 2 pi by lambda into lambda by 4. So it is going to be pi by 2. So the phase difference now is pi by 2. So therefore the intensity is going to be I equals to I cos square pi by 2. So it will come out to be 0. So the place where the path difference is lambda by 2, there it is going to be lambda by 4. So not 0, because pi by 2 नहीं ना, pi by 2 by 2 हो जाएगा, pi by 2 by 2, that is going to be pi by 4. wait, थोड़ा गलत कर दिया. cos square pi by 2 by 2, that is pi by 4. So I naught 1 by root 2 का whole square, that is equals to I naught by 2. So the intensity that will be observed at a lambda by 4 path difference is going to be I naught by 2. इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से ये इंटेंसिटी के इक्वेशंस याद होने चाहिए, तब आप आराम से पाई बाई 3 पुट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the distance between first maxima and fifth minima of a double slit pattern is 7 mm. यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कौन सा फर्स्ट मैक्सिमा, राइट. फर्स्ट मैक्सिमा मतलब हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा विल बी एन लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. वाई का वैल्यू हो जाएगा y1, है ना. तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज y1 इक्वल्स टू एन का वैल्यू डालेंगे 1 इंटू लेम्बडा का वैल्यू जो भी है लेम्बडा डाल देंगे, इंटू कैपिटल डी का वैल्यू कैपिटल डी ही रखते हैं, डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. ये हो गया y1 फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन. उसके बाद क्या बोल रहा है, इट कोइंसाइड्स विद फिफ्थ मिनिमा, द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ मिनिमा. तो फिफ्थ मिनिमा याद करेंगे अभी कि मिनिमा के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लिखते थे 2n + 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी. यहां पे हम लोग n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, n का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 4, राइट. फिफ्थ चाहिए तो क्या पुट करेंगे 4, याद करना पड़ेगा, एक कम पुट कर रहे थे तो कितना आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 8 + 1 y5 विल बी 8 + 1, 4 into 2 8 + 1 9 lambda capital D by 2 small d, right. And it is given the distance between these two, that means y5 minus y1. according to question y5 minus y1 equals to how much, 7 mm, right. 7 mm. अब y5 का सबका वैल्यू डाल देते हैं, क्या आ जाएगा 9 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी माइनस लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. दिस इज इक्वल्स टू 7 × 10⁻³ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लैम्बडा. इसको सॉल्व कर देते हैं पहले. तो ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 - 2 विल बी 7 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी इक्वल्स टू 7 × 10⁻³ तो 7 and 7 will cancel out. Here this implies lambda is equals to how much, 2 into small d into 10⁻³ by capital D. So this implies lambda will be equals to, सारे वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 into small d. D is given separated by 0.1. So this is D and this is capital D. So let us put 0.15 into 10⁻³ mm means -3, another 10⁻³ divided by D is given in centimeter. So it is going to be 50 into 10⁻². So ये कितना आ जाएगा देख लेते हैं. ये हो जाएगा हमारा 10⁻³ -6 प्लस इट विल गो 2 into -4 और ये 1 इधर आ जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा, ऊपर जाकर 10⁻5 कर देंगे इसको, 10⁻5 and this is going to be 2 into 0.15 is 0.3 by 5.
दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। जो भी आ जाएगा इसको सॉल्व कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारा 0.06, सो इट इज गोइंग टू बी 0.06 into 10 to the power minus 6 मीटर। सो देयरफॉर फाइनली अगर सॉल्व करें तो लैम्बडा विल कम आउट टू बी 3 more zeros, so 6000 angstrom, right? So this is the correct answer for the question कि हमारा जो वेवलेंथ आएगा लाइट का यूज वेवलेंथ दैट इज गोइंग टू बी दिस। ऑलराइट, सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको ध्यान से देना है। दिस इज द एनसीईआरटी एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल एंड थियोरेटिकल क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस में कर चुके हैं हम लोग पहले। ए स्क्रीन इज मूव्ड अवे, व्हाट हैपेंस, व्हाट इफेक्ट इन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। अगर हम इनमें से, जैसे कि स्क्रीन इज मूव्ड अवे, मतलब मैंने बताया था कि डी इंक्रीज करेगा, अगर डी इंक्रीज करेगा तो बीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट? बिकॉज लैम्बडा इक्वल्स टू कैपिटल डी लैम्बडा बाई स्मॉल डी, बीटा इक्वल्स टू फ्रिंज विड्थ। लेट अस राइट इट डाउन, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स। बीटा, राइट, बीटा इज इक्वल्स टू दिस। सो पहला आंसर में अगर बोल रहा है कि डी इंक्रीजेस देन फ्रिंज विड्थ विल आल्सो इंक्रीज। सेकेंड में, इफ मोनोक्रोमेटिक इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, लैम्बडा डिक्रीजेस देन फ्रिंज विड्थ आल्सो will decrease. Second का आंसर, the separation between two slits is increased, means D is increased, so beta will decrease. Three answers. In the D, source slit is moved closer to the double slit plane. Okay. Now if source is moved close to the double slit plane, then nothing is going to happen. Rather, the intensity coming will increase. So more intense light will be observed. Nothing else is going to happen. Last में, if the width of the source slit is increased, then also the intensity will increase. The intensity will increase. And last में F, if monochromatic source is replaced by white light, if we replace by white light, then what will happen? No particular interference pattern will be observed. पहली बात, और एक सेंट्रल व्हाइट मैक्सिमा दिखाई देगा, क्योंकि सबका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा तो एक सेंट्रल व्हाइट कलर का मैक्सिमा दिखाई देगा। उसके बाद ऊपर और नीचे अलग अलग कलर के हमें मैक्सिमा और मिनिमा दिखाई देंगे। पूरे एनसीईआरटी में इसके सारे आंसर डिटेल में मेंशन भी किया गया है, आप चाहो तो रिफर कर सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन जनरली सीबीएसई में पूछे जाते हैं, बट हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या बोला है? ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स दिस एंड दिस, मतलब दो वेवलेंथ दिया है, एक दिया है लैम्बडा 1 जो कि है 560 नैनोमीटर, और एक दिया हुआ है लैम्बडा 2 जो कि 420 नैनोमीटर, राइट, इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDS एक्सपेरिमेंट। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड, राइट। मतलब हमें लेट इसका मान लेते हैं nth ब्राइट फ्रिंज, इसका nth ब्राइट फ्रिंज इसका mth ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड करता है। nth ब्राइट फ्रिंज, ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, राइट, ये दोनों कोइंसाइड करते हैं। इसका मतलब इस n लैम्बडा 1 कैपिटल D बाय स्मॉल d इज गोइंग टू बी इसका m लैम्बडा 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। कैपिटल D कैंसर, स्मॉल d कैंसर, n बाई m इक्वल्स टू m, कैपिटल इधर आ जाएगा लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1। सो दिस इंप्लाइज n बाई m इक्वल्स टू लैम्बडा 2, लैम्बडा 2 इज 420 बाई लैम्बडा 1 इज 560। इसको कैंसिल करते हैं, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 0 एंड 0 आर कैंसल, 7 6 जा 7 8 जा
देन उसके बाद कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 2 3 जा 2 4 जा। देयरफॉर थर्ड मैक्सिमा of lambda 1 that is 560 nanometer and fourth maxima of lambda 2 that is 420 nanometer coincide। क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि हमें ये फाइंड आउट करना था कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लेट्स इफ 4 mm एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ये, मतलब कि अगर स्मॉल डी और कैपिटल डी दे देगा तो हमें y का वैल्यू बताना है ना। इफ स्मॉल डी इज गिवन एंड कैपिटल डी इज ऑल्सो गिवन तो हम लोग yn निकाल सकते हैं या फिर ym निकाल सकते हैं, जो कि ये हो जाएगा हमारा थर्ड मैक्सिमा, मतलब 3 into lambda 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी और y इक्वल्स टू lambda 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। दिस टू आंसर्स आर गोइंग टू बी सेम। तो हम लोग ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि ये स्मॉल डी गिवन है, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, ये कैपिटल डी गिवन होता तो हम लोग आराम से ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, जिनको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सारे न्यूमेरिकल ध्यान से देखने पड़ेंगे। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी जाके होगा। बिना मेहनत के बच्चा कुछ नहीं मिलेगा। आपको सारा चीजें पढ़ना भी पड़ेगा और सारे चीजें अच्छे से याद भी रखना पड़ेगा, बार बार डेरिवेशन और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना ऐसे बैठ के मैं जैसे यहाँ पे बैठ के कर दे रहा हूँ ना, आपसे उसे नहीं होगा। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। मैं 8 साल 7 साल प्रैक्टिस करके रखा हूँ, इसीलिए मुझे सारे डेरिवेशन ऐसे ही याद है। क्या मेरी बात क्लियर है? बाकी आई होप कि आपको सारा लेक्चर, सारा एनिमेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ आज हम क्या क्या पढ़े उसका मैं एक समरी बता देता हूँ। हम सबसे पहले पढ़े कि स्टेबल और इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए और मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए। जो इंटेंसिटी आता है वो ये आता है और जो एम्पलीट्यूड आता है ए नेट वो आता है 2a cos π/2, ये आ जाता है। कंडक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई का कंडीशन ये, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का कंडीशन ये। यहाँ पे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होता है। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे आते हैं, डार्क फ्रिंजेस यहाँ पे आते हैं और हमारा फ्रिंज विड्थ का वैल्यू ये होता है। फिर इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल हम कर चुके। तो इसी तरह हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ बोर्ड्स हम लोग खत्म कर चुके हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आपको लेक्चर में और क्या चाहिए और कैसा चल रहा है उस पर जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी कुछ भी करते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए।